दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ज़ॉम्बी मूवी को जिसका नाम है 28 ईयर्स लेटर। ये मूवी इतनी खौफनाक है कि टॉप ज़ॉम्बी मूवी की लिस्ट में इस मूवी का नाम आता है। ये मूवी पूरी तरह से सस्पेंस और थ्रिलर से भरी पड़ी है। दरअसल हमें दिखाया गया है कि पूरी दुनिया में एक वायरस फैल चुका था। इस वायरस से इन्फेक्ट होने वाले लोग अब खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। अब बचे हुए लोगों के साथ आगे क्या क्या होता है, यह जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो मूवी की शुरुआत होती है स्कॉटलैंड के रहस्यमयी और ठंडे आइलैंड से, जहां दूर दूर तक फैली हरियाली के बीच एक शांत सा इलाका दिखाया जाता है। यहीं एक सुरक्षित से दिखने वाले घर के अंदर जेमी नाम का एक छोटा बच्चा कई और बच्चों के साथ एक कमरे में बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है। माहौल बिल्कुल सामान्य लगता है। बच्चों की हंसी मजाक और टीवी की आवाज से कमरा भरा हुआ है। लेकिन तभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। बाहर से एक तेज और डरावनी सायरन की आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज इतनी खौफनाक होती है कि बच्चों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। उसी पल जेमी की मां हड़बड़ाहट में एक छोटे बच्चे को गोद में लिए कमरे के अंदर आती है। उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहा होता है। वह सभी बच्चों को सख्त हिदायत देती है कि कोई भी अपनी जगह से हिले नहीं और दरवाजा खोलने की कोशिश बिल्कुल न करे। इतना कहकर वह कमरे का दरवाजा मजबूती से बंद कर देती है। कुछ ही पलों बाद बाहर से अजीब अजीब और भयानक आवाजें आने लगती हैं। चीख पुकार, गुर्राने जैसी आवाजें और किसी चीज के टूटने की आवाजें सुनकर कमरे में बैठे बच्चे डर के मारे सहम जाते हैं। कोई रोने लगता है तो कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ लेता है। जेमी भी डरते डरते दरवाजे की तरफ बढ़ता है और अपने पिता को आवाज देने लगता है। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार झटके के साथ दरवाजा टूट जाता है। अगले ही पल कमरे में कुछ ऐसे लोग घुस आते हैं जिनकी शक्लें इंसानों जैसी होते हुए भी बिल्कुल डरावनी होती हैं। ये होते हैं इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी। बिना किसी दया के वे बच्चों पर टूट पड़ते हैं। इसी अफरा तफरी में जेमी किसी तरह दरवाजे के पीछे छिपा रह जाता है। जब थोड़ी देर बाद वह बाहर निकलता है, बाहर उसे अपनी माँ दिखाई देती है। लेकिन उससे पहले कि वह उसके पास पहुंचे, एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर जाती है। वहां वह देखता है कि उसके रिश्तेदार एक एक करके संक्रमित हो रहे हैं और ज़ॉम्बी में बदलते जा रहे हैं। इसी बीच जेमी को अचानक याद आता है कि उसके पिता उस वक्त चर्च में थे। यही सोचकर उसे थोड़ी सी उम्मीद नजर आती है। वह पूरी ताकत लगाकर चर्च की तरफ दौड़ने लगता है। सड़कों पर चारों तरफ सिर्फ संक्रमित लोग घूम रहे होते हैं। चर्च तक पहुंचने के बाद उसे एक और गहरा झटका लगता है। जेमी के पिता, जो कि चर्च के फादर थे, अब हालात को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लगे थे। उनका मानना था कि जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो किसी शैतानी ताकत का नहीं बल्कि भगवान की ही मर्जी का हिस्सा है। उनके हिसाब से ये कोई महामारी नहीं बल्कि ईश्वर द्वारा दिया गया न्याय है। ये बात सुनकर जेमी पूरी तरह टूट जाता है। वह जेमी को प्यार से उसका एक लॉकेट उसके हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान पर अपना भरोसा कभी मत खोना। लेकिन इससे पहले कि जेमी कुछ समझ पाता और अगले ही पल इन्फेक्टेड लोग चर्च के अंदर घुस आते हैं। जेमी डर के मारे इधर उधर देखने लगता है और जान बचाने के लिए एक कोने में छिप जाता है। जेमी के पिता वहां से भागने की कोशिश नहीं करते, वो वहीं खड़े रहते हैं। कुछ ही सेकंड में सारे इन्फेक्टेड उन पर टूट पड़ते हैं और कुछ ही पलों बाद जेमी के पिता भी उन्हीं में से एक बन जाते हैं। धीरे धीरे कहानी यह साफ कर देती है कि इस पूरी तबाही की वजह बना था रेज वायरस। ये वायरस इतनी तेजी से फैला कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। यूरोप के बाकी देशों ने किसी तरह इस संक्रमण को अपने इलाकों तक फैलने से रोक लिया, लेकिन यूके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। इस देश को दुनिया से काट दिया गया ताकि यह वायरस बाहर न जा सके। समय के साथ यूके पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। शहर खंडहर बन चुके थे, सड़कें सुनसान थीं और हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। जो लोग इस नरक से जिंदा बच पाए थे, अब उनके सामने कोई सरकार नहीं थी, कोई मदद नहीं थी। हर इंसान को अपनी जान खुद ही बचानी थी। फिर कहानी एक बड़ा जंप लेती है। स्क्रीन पर लिखा आता है 28 साल बाद अब हालात कुछ बदले हुए नजर आते हैं। कुछ गिने चुने लोग अब भी जिंदा हैं और उन्होंने समंदर से घिरे एक सुरक्षित से इलाके लैंडफॉर्म आइलैंड पर अपना ठिकाना बना लिया है। चारों तरफ पानी होने की वजह से यह जगह इन्फेक्टेड लोगों से काफी हद तक सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह शांति हमेशा के लिए है या यह सिर्फ एक और तूफान से पहले की खामोशी है? अब कहानी मौजूदा वक्त में पहुंचती है और यह दिन इस बस्ती के लोगों के लिए बेहद खास होने वाला था। आज पहली बार स्पाइक नाम का एक किशोर उन खूंखार दरिंदों से लड़ने के लिए बाहर जाने वाला था। वहीं उसका पिता जेमी, जो अब एक अनुभवी सर्वाइवर बन चुका था, हर रोज की तरह नीचे रसोई में नाश्ता तैयार कर रहा होता है।
सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन तभी ऊपर से अचानक किसी के चीखने की आवाज आती है। यह आवाज थी ईसा की, जेमी की पत्नी और स्पाइक की मां की। आवाज सुनते ही जेमी और स्पाइक दोनों घबराकर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागते हैं। कमरे में पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि ईसा काफी बेचैन है। जैसे ही उसे यह बात समझ आती है कि आज उसका बेटा पहली बार बाहर ट्रेनिंग पर जाने वाला है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह जेमी पर चिल्लाने लगती है, उसे बुरा भला कहती है और गंदी गालियां तक देने लगती है। लेकिन यह गुस्सा ज्यादा देर टिकता नहीं। कुछ ही पलों बाद वह खुद ही शांत हो जाती है, जैसे उसे याद ही न हो कि वह क्यों चिल्ला रही थी। दरअसल ईसा एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। उसे भूलने की बीमारी थी। कई बार वह छोटी छोटी बातें भूल जाती थी। यह बीमारी इस खतरनाक दुनिया में जेमी के लिए एक और दर्द बन चुकी थी। कुछ देर बाद स्पाइक की मुलाकात सैम से होती है, जो हथियारों का जानकार था। सैम स्पाइक को उसकी पहली ट्रेनिंग के लिए एक खास तोहफा देता है, एक नया बो और तीर। फिर वह वक्त आ जाता है जब जेमी और स्पाइक बस्ती से बाहर निकलने वाले होते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। हर तरफ तालियों की आवाज गूंजने लगती है। लोग स्पाइक को उसकी पहली ट्रेनिंग के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जब ये दोनों बस्ती के बड़े गेट तक पहुंचते हैं तो वहां जेनी उनका रास्ता रोकती है। जेनी इस जगह की लीडर थी और उसके फैसले आखिरी माने जाते थे। वह गंभीर आवाज में एक जरूरी नियम दोहराती है। वह कहती है कि जो भी इस गेट से बाहर जाता है, अगर वह अपनी ताकत से वापस लौट आता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नहीं लौटा तो उसे ढूंढने के लिए कोई बाहर नहीं जाएगा। यह नियम पत्थर की लकीर है, क्योंकि पहले ही बहुत सारे लोग इस कोशिश में मारे जा चुके हैं। ये बात सुनकर स्पाइक थोड़ा सहम जाता है। इसके बाद दोनों बाप बेटे आगे बढ़ते हैं और एक पतले रास्ते से होते हुए मेनलैंड की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते भर जेमी अपने बेटे को हर जरूरी बात समझाता चलता है, कब निशाना लगाना है, कब रुकना है और कब भागना है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक पुराने पुल को पार करते हैं और घने जंगल में दाखिल हो जाते हैं। यहाँ हर कदम पर खतरा छिपा हुआ होता है। दोनों पूरी तरह चौकन्ने रहते हैं। तभी उन्हें सामने जमीन पर रेंगता हुआ एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है। उसका आधा शरीर खराब हो चुका होता है, लेकिन उसकी आंखों में वही भूख और हिंसा साफ नजर आती है। जेमी स्पाइक को समझाता है कि ये रेंगने वाले ज़ॉम्बी भले ही खड़े न हो पाते हों, लेकिन ये उतने ही खतरनाक होते हैं। स्पाइक ध्यान से निशाना लगाता है और पहली ही कोशिश में तीर सीधे ज़ॉम्बी के सिर में लगता है और वह वहीं ढेर हो जाता है। यह स्पाइक की पहली जीत थी, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक पीछे से एक और ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ता है। इस बार जेमी बिना वक्त गंवाए तीर चलाता है और उसे भी खत्म कर देता है। आवाज सुनकर आसपास छिपे और भी इन्फेक्टेड उनकी तरफ आने लगते हैं। जेमी अपने अनुभव से एक एक करके सभी को मार गिराता है। आखिर में एक आखिरी ज़ॉम्बी बच जाता है। तभी स्पाइक अपने पिता से उसे छोड़ देने की बात कहता है। वह चाहता है कि हर बार मारना ही हल नहीं है। अपने बेटे के मुंह से यह बात सुनकर जेमी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि इस बेरहम दुनिया में भी उसका बेटा इंसानियत को जिंदा रखना चाहता है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं और जंगल से निकलकर एक खुले हरे भरे मैदान में पहुंच जाते हैं और वहां कई जानवर खुलेआम घूम रहे होते हैं। कुछ पलों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं लगती। आगे बढ़ते हुए दोनों को रास्ते में एक सुनसान सा घर दिखाई देता है। वहां अंदर एक इन्फेक्टेड उल्टा लटका हुआ होता है और उसकी बॉडी पर कुछ शब्द खून से लिखे हुए नजर आते हैं। यह देखकर जेमी तुरंत समझ जाता है कि यह कोई आम मामला नहीं है। वह अंदाजा लगाता है कि शायद किसी इंसान को पहले जिंदा पकड़ा गया होगा, उसे किसी संदेश की तरह टांग कर छोड़ दिया गया होगा और बाद में वो इंसान इन्फेक्टेड बन गया। जेमी अपने बेटे की तरफ देखता है और गंभीर आवाज में कहता है, स्पाइक, यही मौका है। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो आज तुम्हें इसे खुद मारना होगा। उसकी डरावनी हरकतें देखकर स्पाइक के हाथ कांपने लगते हैं। डर की वजह से वह तीर चला ही नहीं पाता। इसी बीच वह इन्फेक्टेड अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी आखिरी पल में स्पाइक तीर छोड़ देता है और इन्फेक्टेड वहीं ढेर हो जाता है। दोनों आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता और भी ज्यादा डरावना होता जाता है। थोड़ी दूर पर उन्हें एक जानवर की आधी खाई हुई लाश मिलती है। शरीर जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन जब स्पाइक ऊपर की तरफ देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी जानवर का आधा खाया हुआ सिर एक पेड़ की टहनी में अटका हुआ होता है। ये दृश्य देखते ही जेमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह किसी आम इन्फेक्टेड का काम नहीं हो सकता। ऐसी दरिंदगी सिर्फ अल्फा ज़ॉम्बी ही कर सकते हैं। ये ज़ॉम्बी बाकी इन्फेक्टेड से कहीं ज्यादा ताकतवर, तेज और खतरनाक होते हैं। जेमी बिना वक्त गंवाए फुसफुसाते हुए अपने बेटे से कहता है, एक भी आवाज मत करना, बस चुपचाप मेरे पीछे आओ। दोनों सांस रोककर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर में
वे एक खुले घास के मैदान में पहुंच जाते हैं और वहां जो नजारा दिखता है वह किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। उनके सामने अल्फा ज़ॉम्बी की पूरी एक आर्मी खड़ी होती है, लंबे चौड़े, बेहद ताकतवर और बेहद खतरनाक। उन सबके आगे उनका लीडर खड़ा होता है। इतने सारे अल्फा ज़ॉम्बी को देखकर जेमी और स्पाइक समझ जाते हैं कि यहां रुकना मतलब सीधी मौत। दोनों तुरंत पलटकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। भागते हुए भी जेमी अपने बेटे को सिखाना बंद नहीं करता। वह उसे बताता है कि दौड़ते वक्त किस तरह तीर चलाकर वार करना है। भागते भागते वह एक पुराने अबैंडन घर तक पहुंच जाते हैं। पीछे से अल्फा ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे होते हैं। जेमी और स्पाइक घर के अंदर घुसते हैं और जो भी ज़ॉम्बी पास आते हैं उन पर तीर चलाते जाते हैं। घर के अंदर उन्हें एक छोटा सा एटिक मिल जाता है। दोनों जल्दी से वहां चढ़कर छिप जाते हैं। नीचे अल्फा ज़ॉम्बी उन्हें देख तो नहीं पाते, लेकिन वे घर के आसपास जमा हो जाते हैं और बाहर इंतजार करने लगते हैं। उस अंधेरे और सन्नाटे में जेमी अपने बेटे को धीमी आवाज में समझाता है। वह बताता है कि अल्फा ज़ॉम्बी आम इन्फेक्टेड से बिल्कुल अलग होते हैं। वे साइज में बहुत बड़े होते हैं, बेहद ताकतवर होते हैं। उन्हें मारने के लिए एक या दो नहीं बल्कि कई तीर लगते हैं। जेमी समझ जाता है कि इस वक्त आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह फैसला करता है कि फिलहाल यहीं छिपकर इंतजार करना ही सबसे सही विकल्प है। रात धीरे धीरे गहराने लगती है। थोड़ी देर बाद स्पाइक दूर कहीं आग की लौ जलती हुई देखता है। वह इस बारे में जेमी से सवाल करता है, लेकिन जेमी बात को टाल देता है, जैसे वह इस पर चर्चा नहीं करना चाहता हो। यह बात स्पाइक के मन में एक अजीब सा डर और सवाल छोड़ जाती है। रात के सन्नाटे में जब स्पाइक थोड़ी देर के लिए सो जाता है तो उसे एक बेहद डरावना सपना आता है। सपने में वह देखता है कि उसकी माँ पानी में डूब रही है। अचानक जेमी उसे झकझोर कर जगा देता है। घर बुरी तरह कांप रहा होता है। बाहर तेज आवाजें आ रही होती हैं। दरअसल बाहर जानवरों का एक बड़ा झुंड दौड़ता हुआ गुजर रहा था। उनकी दौड़ से जमीन और वह पुराना घर दोनों हिलने लगते हैं। जेमी बिना वक्त गंवाए स्पाइक को लेकर वहां से निकल पड़ता है और ठीक अगले ही पल उस घर की छत भर कर गिर जाती है। जेमी समझ चुका था यह शोर इन्फेक्टेड को अपनी तरफ खींच लाएगा, इसीलिए वह स्पाइक का हाथ पकड़कर आइलैंड की तरफ भागने लगता है। रात के समय आइलैंड तक पहुंचने वाला रास्ता पानी से ढक जाता था, लेकिन पानी ज्यादा गहरा नहीं होता था। दोनों पानी में उतरकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब वे खतरे से बाहर आ चुके हैं, लेकिन तभी ऊपर पहाड़ की छोटी से एक अल्फा इन्फेक्टेड उन्हें देख लेता है। वह विशालकाय ताकतवर ज़ॉम्बी बिना किसी रुकावट के उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। जेमी को खतरे का अंदाजा हो जाता है। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो वह अल्फा पूरी रफ्तार से उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। दोनों बिना एक पल गंवाए दौड़ पड़ते हैं। भागते भागते जेमी पूरी ताकत से चिल्लाता है, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। जेमी की आवाज सुनते ही गेट पर मौजूद गार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं और तेज लाइटें जला देते हैं। अब आइलैंड के बाकी लोग भी उस अल्फा ज़ॉम्बी को साफ देख लेते हैं। सभी तुरंत उस पर तीरों की बारिश कर देते हैं। कई तीर लगने से वह लड़खड़ाता जरूर है, लेकिन उसकी हैरान कर देने वाली ताकत उसे फिर से खड़ा कर देती है और वह दोबारा आगे बढ़ने लगता है। तभी एक गार्ड आग में जलता हुआ बड़ा तीर उस पर चला देता है। वह तीर सीधा अल्फा पर लगता है और इस बार वह जोर से गिरकर वहीं ढेर हो जाता है। जेमी और स्पाइक गेट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जेनी बिना जल्दबाजी किए दरवाजा नहीं खोलती। वह पहले दोनों की आंखें ध्यान से चेक करती है। पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही वह गेट खोलती है। उस रात आइलैंड पर जश्न का माहौल बन जाता है। लोग बात करने लगते हैं कि किस तरह स्पाइक ने पहली ही ट्रेनिंग में इतनी बहादुरी दिखाई और मौत का सामना किया। चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही होती है। हर कोई उसे हीरो की तरह देख रहा होता है, लेकिन स्पाइक इस शोर, भीड़ और तारीफों के बीच खुद को अजीब सा महसूस करता है। वह धीरे से वहां से निकल जाता है। बाहर जाकर उसे जो बियर पीने के लिए दी गई होती है वह उसे रास नहीं आती। उसी जगह पर स्पाइक कुछ ऐसा देख लेता है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह देखता है कि उसका पिता किसी और औरत के साथ है। यह नजारा स्पाइक के दिल को तोड़ देता है। स्पाइक चुपचाप अपने घर लौट आता है। ईसा बिस्तर पर लेटी हुई होती है, कमजोर और थकी हुई। स्पाइक सैम को पूरी बात बताता है। जंगल में जो कुछ हुआ, अल्फा ज़ॉम्बी और वह आग जो उसने दूर से जलती हुई देखी थी। स्पाइक उस आग के बारे में सवाल करता है। इस बार सैम कोई बात छुपाता नहीं। वह उसे सच्चाई बता देता है कि वह आग शायद डॉक्टर किल्सन की ही होगी। अगली सुबह ईसा की हालत थोड़ी और बिगड़ी हुई नजर आती है। तभी जेमी कमरे में आता है, लेकिन स्पाइक उसे देखना तक नहीं चाहता था। वह बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल जाता है। कुछ वक्त बाद स्पाइक खुद को संभालता है और हिम्मत जुटाकर अपने पिता से सवाल करता है। वह पूछता है कि इतने लंबे समय से उन्होंने ईसा को डॉक्टर किल्सन के पास क्यों नहीं ले गए।
इस पर जेमी गुस्से में जवाब देता है कि डॉक्टर किल्सन एक पागल आदमी है और उससे दूर रहना ही बेहतर है। फिर जेमी अपने बेटे को करीब 15 साल पुरानी एक घटना के बारे में बताता है। वह कहता है कि एक बार वह कुछ खोजी दल के साथ मेनलैंड में गया था। वहां उन्होंने ऐसा मंजर देखा था जिसे आज तक वह भूल नहीं पाया। हजारों लाशें एक सीधी लाइन में सजी हुई थीं। उनके बीच एक बहुत बड़ी आग जल रही थी। उसी आग के पास डॉक्टर किल्सन खड़ा था और एक एक करके उन लाशों को आग में डाल रहा था। इतना ही नहीं, उसने दूर से उनकी तरफ इशारा भी किया था। वह नजारा इतना भयानक था कि पूरी टीम डर के मारे वहां से जान बचाकर भाग आई थी। लेकिन यह सब सुनने के बाद भी स्पाइक का दिल नहीं पसीजता। वह अपने पिता से साफ शब्दों में कहता है कि डॉक्टर किल्सन चाहे जितना भी अजीब या पागल क्यों ना हो, उसकी मां को उसकी जरूरत है। फिर वह और भी कड़वी बात कह देता है। वह कहता है कि उसे पता है कि जेमी कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसका ध्यान अब किसी और औरत में लगा हुआ है। यह सुनते ही जेमी अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में स्पाइक को जोर से थप्पड़ मार देता है। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। स्पाइक बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और ऊपर जाकर अपनी मां के पास चुपचाप बैठ जाता है। कुछ देर बाद जेमी भी ऊपर आता है, लेकिन इस बार स्पाइक का दर्द और गुस्सा बाहर आ जाता है। वह जेब से चाकू निकालता है और अपने पिता से कहता है कि यहां से चले जाओ। हालांकि जेमी आसानी से उसके हाथ से चाकू छीन लेता है, लेकिन हालात और न बिगड़े इसलिए वह चाकू वापस स्पाइक के हाथ में दे देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब स्पाइक एक फैसला कर चुका होता है। वह अपनी मां को किसी भी हाल में यहां से ले जाना चाहता था, इसलिए वह एक बड़ा जोखिम उठाता है। वह अनाज के गोदाम में आग लगा देता है। फिर वह दौड़कर गेट पर मौजूद गार्ड्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि गोदाम में आग लग गई है और तुरंत मदद की जरूरत है। जैसे ही सभी गार्ड्स वहां से हटते हैं, स्पाइक मौका देखकर अपनी मां ईसा को लेकर चुपचाप आइलैंड से बाहर निकल जाता है। उसका मकसद साफ होता है। वह ईसा को डॉक्टर किल्सन के पास ले जाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे किसी भी खतरे का सामना क्यों ना करना पड़े। जब ईसा को एहसास होता है कि वे लोग मेनलैंड तक पहुंच चुके हैं, तो वह घबरा जाती है। उसकी हालत देखकर स्पाइक उसे प्यार से समझाता है और किसी तरह शांत कर देता है। रात होते होते दोनों एक सुनसान अबैंडन जगह तक पहुंच जाते हैं। आसपास सन्नाटा और अंधेरा फैला होता है। स्पाइक तय करता है कि यहीं रुकना बेहतर रहेगा। वह अपनी मां से कहता है, आप आराम कीजिए मां, मैं पहरा दूंगा। उस अंधेरे में स्पाइक अपनी मां की सुरक्षा के लिए जागता रहता है और यहीं से कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। कुछ देर तक पहरा देते देते स्पाइक की आंख लग जाती है। उसी वक्त एक रेंगता हुआ इन्फेक्टेड चुपचाप वहां तक पहुंच जाता है। वह सबसे पहले स्पाइक के जूतों को चबाने लगता है। शायद उसे लगता है कि यह कोई कीड़ा मकोड़ा है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है कि यह कोई जिंदा इंसान है, वह धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ठीक उसी पल जब वह स्पाइक को काटने ही वाला होता है, कोई उसे पीछे से जोर से खींच लेता है। सुबह जब स्पाइक की आंख खुलती है, उसकी नजर पास में पड़ी उस इन्फेक्टेड की लाश पर जाती है। उसका शरीर बेजान पड़ा होता है। वह अपनी मां ईसा से पूछता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। इसके बाद कहानी एक फ्लैशबैक में जाती है, जहां सच्चाई दिखाई जाती है। असल में उसी रात ईसा की नींद खुल गई थी। उसने उस इन्फेक्टेड को पकड़कर उसकी इतनी जोर से पटकी कि उसकी वहीं मौत हो गई। इधर दूसरी तरफ कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो इन्फेक्टेड लोगों से जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वे जितना हो सकता है उतना फायर करते हैं, लेकिन उनकी गोलियां खत्म होने लगती हैं। एक एक करके सैनिक इन्फेक्टेड हो जाते हैं। किसी तरह 3 सैनिक बच पाते हैं और भागते भागते एक टनल में घुस जाते हैं। अचानक एक विशालकाय अल्फा ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। वह अल्फा एक सैनिक की निकाल लेता है और उसी हड्डी से दूसरे सैनिक पर हमला कर देता है। यह सब देखकर तीसरा सैनिक डर के मारे वह जैसे तैसे वहां से भागता है और टनल से बाहर निकल आता है। उधर स्पाइक और ईसा भी लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। सफर के दौरान ईसा की हालत और बिगड़ने लगती है। तभी अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। खून की गंध फैलते ही एक इन्फेक्टेड वहां आ जाता है। स्पाइक बिना सोचे समझे तुरंत तीर चलाता है और उसे मार गिराता है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत होती है। कुछ ही पलों में कई और इन्फेक्टेड उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। स्पाइक चलते चलते तीर चलाता जाता है और किसी तरह भागते भागते वे दोनों एक पुराने जर्जर गैस स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। स्पाइक फटाफट दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर घुस जाते हैं। लेकिन अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस होती है। यह मीथेन गैस की स्मेल होती है। सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। बाहर से और भी इन्फेक्टेड पहुंच जाते हैं और वे दोनों चारों तरफ से घिर जाते हैं। तभी अचानक ऊपर से वही बचा हुआ सैनिक, जिसका नाम एरिक होता है, कहता है, जल्दी किसी कोने में छिप जाओ। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है। सारे ज़ॉम्बी उसी आग में जलकर मर जाते हैं।
तो वे दोनों बाहर निकलते हैं। थोड़ी देर बाद एरिक उनके पास आता है और स्पाइक से आगे के रास्ते के बारे में पूछता है, लेकिन स्पाइक उससे मदद चाहता होता है, इसलिए वह उसे सही रास्ता नहीं बताता। मजबूर होकर एरिक ईसा को अपनी पीठ पर लाद लेता है और तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे एक जगह रुककर आराम करते हैं। एरिक अपने फोन पर नेटवर्क चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं होता। स्पाइक ने पहले कभी फोन नहीं देखा होता, इसलिए वह हैरानी से उसे देखता है। एरिक उसे बताता है कि यह चीज बहुत काम की होती है, लेकिन इस वक्त ये सिर्फ एक बेकार डिब्बा बनकर रह गई है। इसके बाद तीनों फिर से चल पड़ते हैं। रास्ते में ईसा को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह बिना किसी को बताए धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक पुरानी खड़ी हुई ट्रेन दिखाई देती है। उसी ट्रेन के अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं। ईसा ट्रेन के अंदर जाती है। वहां एक अल्फा ज़ॉम्बी औरत एक बच्ची को जन्म दे रही होती है। कुछ ही देर बाद एरिक और स्पाइक भी वहां पहुंच जाते हैं। फिर बच्चे को पानी से साफ किया जाता है, लेकिन तभी अचानक उस ज़ॉम्बी महिला को होश आ जाता है और वह ईसा पर हमला करने ही वाली होती है। एरिक फायर करता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। इसके बाद एरिक वह बच्चे को भी मार देने की बात करता है। उसके मुताबिक यह बच्चा भी इन्फेक्टेड हो सकता है, लेकिन ईसा और स्पाइक दोनों उसका विरोध करते हैं। उसी वक्त ऊपर से एक खौफनाक साया नीचे उतरता है। एक विशालकाय हाथ एरिक को पकड़कर ऊपर खींच लेता है। कुछ ही सेकंड बाद वही दरिंदा नीचे कूदता है और उसके हाथ में एरिक का कटा हुआ सिर होता है। वह गुस्से से बेकाबू हो जाता है और स्पाइक अब ईसा का पीछा करने लगता है। स्पाइक उसे रोकने के लिए लगातार तीर चलाता है। दोनों ट्रेन से बाहर निकलते हैं, लेकिन वह अल्फा उनके पीछे आ जाता है। ठीक उसी वक्त एक अनजान शख्स वहां पहुंचता है। यही होता है डॉक्टर कैल्सन। वह किसी केमिकल की मदद से उस अल्फा ज़ॉम्बी को बेहोश कर देता है। इसके बाद डॉक्टर कैल्सन अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि वह पिछले 3 सालों से इसी इलाके में रह रहा है। वह अपने पूरे शरीर पर आयोडीन लगाता है, जिससे वायरस उसे संक्रमित नहीं कर पाता। जब स्पाइक उससे अपनी मां को बचाने की गुहार लगाता है, तो कैल्सन उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है। वह एरिक का सिर भी अपने साथ ले लेता है। यह जगह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसे वह बोन टेम्पल कहता है। यह जगह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ मरे हुए इन्फेक्टेड और इंसानों से एक मंदिर जैसा ढांचा बनाया गया होता है। डॉक्टर कैल्सन एरिक के सिर को भट्टी में डाल देता है। जब सारा मांस जलकर अलग हो जाता है, तो वह उसकी खोपड़ी स्पाइक को देता है और कहता है कि इसे इस स्कल टावर पर सही जगह पर रख दो। इसके बाद वह नई पैदा हुई बच्ची के बारे में पूरी बात सुनता है और बताता है कि प्लेसेंटा ने बच्चे को वायरस से बचा लिया है, यानी वह बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। फिर वह ईसा की जांच करता है और सच्चाई सामने आती है। ईसा को कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज में। यह सुनकर स्पाइक पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। ईसा अपने बेटे को शांत करती है और कहती है कि वह पहले से जानती थी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, बस सच को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। फिर वह स्पाइक की नजरें फेर देती है और कैल्सन को इशारा करती है कि वह तैयार है। वह अब और दर्द नहीं सहना चाहती। डॉक्टर कैल्सन बेहद शांत आवाज में कहता है कि इंसान को एक दिन मरना ही होता है, प्यार के साथ मरना ज्यादा जरूरी है। वह उस बच्ची को स्पाइक के हाथों में देता है और फिर ईसा के साथ जंगल की ओर चला जाता है। वहां वह ईसा को हमेशा के लिए उसके दर्द से आजाद कर देता है। स्पाइक वहीं बैठा रहता है, अपनी मां के साथ बिताए सारे खूबसूरत पल याद करता हुआ। कुछ देर बाद कैल्सन लौटता है ईसा की खोपड़ी के साथ। वह उसे स्पाइक को देता है और कहता है कि इसे भी सही जगह पर रख दो। भारी दिल के साथ स्पाइक अपनी मां की खोपड़ी को उस टावर के सबसे ऊपर रख देता है। अब स्पाइक उस बच्ची को लेकर अपने आइलैंड की ओर निकल पड़ता है। वह बच्ची का नाम ईसा रखता है। आइलैंड के गेट पर वह बच्ची को एक चिट्ठी के साथ छोड़ देता है। वह चिट्ठी जेमी पढ़ता है। वह समझ जाता है कि स्पाइक कहीं दूर निकल गया है। चिट्ठी में लिखा होता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, जब जरूरत होगी वापस आ जाऊंगा। डॉक्टर कैल्सन पागल नहीं है और ये बच्चा पूरी तरह इंसान है। ये पढ़कर जेमी अपने बेटे को ढूंढने गेट तक आता है, लेकिन तेज बहाव के कारण आगे नहीं जा पाता। इसके बाद कहानी 28 दिन आगे बढ़ती है। स्पाइक अब मेनलैंड पर अकेले जिंदा रह रहा होता है। वह जानवरों का शिकार करके खुद को जिंदा रखता है। तभी एक अल्फा ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन अब स्पाइक डरता नहीं। वह एक ही तीर में उसे खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद और इन्फेक्टेड आने लगते हैं, तो स्पाइक को भागना पड़ता है। आगे रास्ता एक चट्टान पर खत्म हो जाता है। वहां सिर्फ एक अल्फा पहुंच पाता है, जिसे स्पाइक फिर से मार देता है। तभी उसे एक सीटी की आवाज सुनाई देती है। सामने एक शख्स खड़ा होता है। यही वही जेमी होता है।
जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में बच्चे के रूप में देखा था, अब वह बड़ा हो चुका है। वह स्पाइक की ताकत देखकर कहता है, कमाल के हो यार, मेरी टीम में शामिल होना चाहोगे? वह स्पाइक को अपनी टीम से मिलवाता है। तभी कुछ और अल्फा ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन ये टीम बेहद खतरनाक होती है। हंसते हुए, मजे करते हुए वे एक एक करके सारे अल्फा ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं, जैसे यह उनके लिए रोज का काम हो। आखिर में जेमी मुस्कुराते हुए स्पाइक से कहता है, चलो दोस्त बन जाते हैं। स्पाइक उनकी गैंग ज्वाइन कर लेता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में बता देना। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको ये 2 वीडियो भी पसंद आएंगे। इनमें से किसी भी वीडियो को टैप करके आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलते हैं अगली खौफनाक मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।